सूरजपुर नाम का एक बहुत खूबसूरत हरा भरा गांव हुआ करता था, जहां के सभी लोग मेहनत मजदूरी और खेती करके ही अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में राजू नाम का एक लड़का भी रहता था, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से आता था। राजू के माता पिता रामकिशन और कविता मजदूरी करके ही अपना परिवार चलाते हैं। काफ़ी दिनों से राजू की छोटी बहन गीता बहुत बीमार होती है और राजू के पिताजी के पास उसका इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं होते। सुनिए जी, गीता कई दिनों से बीमार है। अगर इसका इलाज नहीं किया तो इसकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। मैं जानता हूँ कविता, मैं भी कई दिनों से इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि कहीं से तो पैसों का इंतजाम हो जाए ताकि हम हमारी बेटी का इलाज करवा सकें। पिताजी, अगर आप कहें तो मैं आपके साथ काम पर आऊँगा ताकि हमें ज़्यादा पैसे मिल पाएं और हम जल्दी से जल्दी गीता का इलाज करवा पाएं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, ये तुम्हारे काम करने की उम्र नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि तुम्हें मेरे जैसी मजदूरी ना करना पड़े। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। आप अभी जमींदार सेठ रघुनाथ के पास जाकर कुछ पैसे उधार मांग लीजिए। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सोचा था। मैं अभी जाकर सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ ताकि हम हमारी बेटी का इलाज कर सके। क्या आपको यकीन है कि सेठ रघुनाथ हमें पैसे दे देंगे? हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर देखता हूँ। तुम पाठशाला चले जाओ। ये कहकर रामकिशन सेठ रघुनाथ से मिलने जाते हैं। रघुनाथ अपने घर पे ही मौजूद होता है। रघुनाथ एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी होता है, जो लोगों को पैसे उधार देकर उसके ब्याज से मुनाफा कमाता है। अरे रामकिशन, तुम आज कितने दिनों बाद दिखाई दिए हो? तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है ना? कहो, यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी बेटी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। इसीलिए मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। अगर आप मदद कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। देखो, मैं किसी को भी मदद करने के लिए पैसे नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ और मैं उधार पैसे देकर ब्याज कमाता हूँ। अगर मैं लोगों को ऐसे ही मदद करने लग जाऊंगा तो पूरा गांव यहाँ आके मुझसे मदद मांगना शुरू कर देगा। जी सेठ जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ब्याज पर ही पैसे मांग रहा हूँ। देखो रामकिशन, आजकल मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा, तो मैंने अपना ब्याज थोड़ा और बढ़ा दिया है। इसीलिए मैंने अपना ब्याज 40% कर दिया है। तो अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, 40% तो बहुत ही ज्यादा होता है। वो इतना ब्याज भला कैसे दे पाऊंगा मैं? आपसे विनती करता हूं कि थोड़ा सा ब्याज कम कर दीजिए। मैं हर किसी को 40% ब्याज से ही पैसे दे रहा हूं, तो मैं तुम्हें अलग से कम ब्याज पर पैसे क्यों दूंगा? अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, क्योंकि मैं 40% ब्याज पे ही पैसे दूंगा। रघुनाथ से इतने ज्यादा ब्याज पे पैसे लेने चाहिए या नहीं, इस बात पे रामकिशन बहुत सोचता है, लेकिन अपनी बेटी की खातिर वो मान जाता है और रघुनाथ से पैसे लेने का फैसला करता है। ठीक है सेठ जी, मैं 40% ब्याज पे पैसे लेने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद सेठ रघुनाथ रामकिशन को पैसे देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। दूसरी ओर राजू अपनी पाठशाला से घर जा रहा होता है, तभी उसको रास्ते में एक अजीब सी चीज पड़ी मिलती है। उसकी चमक से राजू की नजर उस चीज की तरफ जाती है। राजू पास जाकर देखता है कि वह एक चिराग होता है। ये क्या है? देखने से तो ये एक चिराग लग रहा है। क्या ये कोई जादुई चिराग है क्या, जिसमें एक जिन होता है? मैं भी क्या क्या सोच रहा हूँ, ये तो सिर्फ कहानियों में होता है। राजू उस चिराग को उठाकर अपने घर ले आता है। माँ, पिताजी, ये देखो मुझे क्या मिला। अरे बेटा, ये क्या है? ये तो कोई चिराग जैसी चीज लग रही है। ये तुम्हें कहाँ मिली? ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला है। दिखाओ तो बेटा, ये तो कितना चमकदार है। काश ये एक असली चिराग होता तो जिन को कहकर गीता को तुरंत ठीक करवा लेता।
और इसके इलाज के लिए हमें सेठ रघुवीर से 40% ब्याज पर पैसे भी ना लेने पड़ते। क्या सेठ जी ने इतने ज्यादा ब्याज पर पैसे दिए हैं? हाँ बेटा, अब इन पैसों को चुकाने के लिए मुझे दिन रात काम करना पड़ेगा, लेकिन तुम इसकी फिक्र मत करो। ये लो तुम्हारा ये चिराग और जाकर पढ़ाई करो। ठीक है पिताजी। उसके बाद राजू उस चिराग को लेकर अपने कमरे में जाता है और एक कपड़े से उस चिराग को साफ करने के लिए घिसने लगता है। तभी अचानक एक बड़ी सी रोशनी चमकती है और उस चिराग से एक जिन बाहर निकलता है। उस जिन को देखकर राजू काफी डर जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि वो अपने सामने एक जिन को देख रहा है। भूत भूत, भाग जाओ, भागो यहाँ से, भागो। डरो मत मालिक, मैं कोई भूत नहीं हूँ, बल्कि एक जिन हूँ। क्या कहा तुमने? तुम एक असली के जिन हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? कि क्या हो रहा है मुझे? मालिक, आप कोई सपना नहीं देख रहे हैं, ये सच्चाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक कि आपने मुझे इस चिराग से बाहर निकाला। क्या तुम सच में वही वाले जिन हो जो कोई भी इच्छा को पूरी कर देता है? जी मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं आपकी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। जैसे ही आपकी 3 इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, मैं आजाद हो जाऊंगा। क्या मैं तुमसे कोई भी 3 इच्छाएं मांग सकता हूँ और तुम वो पूरी कर दोगे? मालिक, आप मांग कर तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये जिन काम का है या फिर नहीं। बस एक बात याद रखना कि आपको अपनी तीसरी इच्छा साफ दिल से मांगनी होगी। आपकी इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका कोई भी स्वार्थ ना छिपा हो, वरना अगले 1 वर्ष के लिए आप इस चिराग में फंस जाओगे। अच्छा है, ये बात है तो मैं तीसरी इच्छा मांगते वक्त सोचूंगा, लेकिन उससे पहले हमें 2 इच्छाएं तो पूरी करनी होंगी तुम्हें। आपने सही कहा मालिक, तो जल्दी से अपनी पहली इच्छा मांगिए और फिर देखिए मेरा कमाल। तो ठीक है, मैं अपनी पहली इच्छा ये मांगता हूं कि तुम मेरी बहन को जल्दी से ठीक कर दो, क्योंकि वो बहुत ही बीमार हो गई है। जो हुक्म मालिक, मैं अभी आपकी बहन को ठीक कर देता हूँ। उसके बाद जिन अपना जादू करता है। पूरे घर में एकदम शांति होती है। राजू काफी उत्सुक होकर जिन को देख रहा होता है। ये लीजिए मालिक, आपकी पहली इच्छा तो पूरी हो गई। अब आपकी बहन एकदम ठीक हो गई है। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? मेरी बहन ठीक हो गई है? चलो हम अभी उसके पास चलते हैं। उसके बाद राजू और वो जिन गीता के कमरे में जाते हैं, जहां वो एकदम उठकर खड़ी हो गई होती है। ये देखकर राजू काफी हैरान होता है। अरे भैया, आप भैया, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं बीमार थी। क्या तुम सच कह रही हो गीता? तुम्हें सच में अच्छा लग रहा है ना? क्या तुम ठीक हो गई हो? हाँ भैया, मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। इसका मतलब जिन ने सच में मेरी पहली इच्छा को पूरा कर दिया। जिन? कौन सा जिन? ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ गीता, मुझे एक जादुई चिराग मिला था जिससे एक जिन बाहर आया था। तभी वहाँ पर राम किशन और कविता भी आ जाते हैं। क्या बात है राजू बेटा, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हाँ बेटा, तुम्हारी आवाज मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। ऐसा हुआ क्या है? और गीता, तुम तो बीमार हो ना, तुम ऐसे अचानक खड़ी कैसे हो गई हो? माँ, पिताजी, गीता बिल्कुल ठीक हो गई है। अब वो बिल्कुल भी बीमार नहीं है। क्या कहा तुमने? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हम अभी तक गीता को वैद्य जी के पास भी नहीं लेकर गए और ना ही कोई दवाई खिलाई। माँ, पिताजी, भैया सच कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बिल्कुल पहले जैसी।
लेकिन ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? उसके बाद राजू अपने माता पिता को सारी हकीकत बताता है कि कैसे उसने जिन से अपनी पहली इच्छा मांगी। क्या तुम सच कह रहे हो? जिन असली में होते हैं? हाँ माँ, मुझे भी पहले विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब विश्वास हुआ। उसके बाद राजू जिन से विनती करता है कि वो सबके सामने आए और तभी जिन सबके सामने आता है, जिसे देखकर कविता, रामकिशन और गीता काफी हैरान हो जाते हैं। उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि वो एक जिन को सामने देख रहे हैं। उसके बाद वो जिन वापस उस चिराग में चला जाता है। सुनिए जी, अब हमारी बेटी ठीक हो गई है, तो सेठ रघुवीर से आपने जो पैसे लिए हैं उसे वापस करके आइए, वरना बेवजह हम पर ब्याज हो जाएगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कविता, मैं कल ही जाकर सेठ के पैसे वापस करके आता हूँ। अगले दिन रामकिशन सेठ के पैसे वापस करने के लिए उसके घर चला जाता है। नमस्ते सेठ जी। अरे रामकिशन, तुम आज फिर आ गए। कहीं तुम्हें और पैसे तो नहीं चाहिए? देखो भाई, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता, समझे? अरे नहीं सेठ जी, मैं आपसे और पैसे मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको आपके पैसे लौटाने आया हूँ जो कल मैंने आपसे लिए थे। क्या कहा तुमने? तुम पैसे लौटाने आए हो? लेकिन कल ही तो तुमने पैसे लिए थे, और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। तो तुम ऐसे अचानक पैसा वापस कर रहे हो? आप ठीक कह रहे हैं सेठ जी, मैंने बेटी के लिए ही पैसे लिए थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, तो इसीलिए मैं पैसे लौटाने के लिए आया हूँ। ये कहने के बाद रामकिशन अपने घर चला जाता है, लेकिन रघुवीर सोच में पड़ जाता है कि रामकिशन ने उसके पैसे एक दिन बाद ही क्यों लौटा दिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन में रामकिशन की बेटी की तबीयत एकदम से ठीक हो जाए? ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दिन में ही किसी ने मेरे पैसे वापस दिए हों। अगर महीना होता तो मैं अच्छा खासा 40% ब्याज कमाता। मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर ये हुआ कैसे। उसके बाद रामकिशन अपने घर चला जाता है, जहां वो अपनी बेटी को वापस से पहले जैसा हुआ देखकर काफी खुश होता है। रामकिशन का पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है। अरे बेटा, तुमने सोचा कि तुम जिन से अब कौन सी इच्छा पूरी करवाने वाले हो? नहीं पिताजी, ये मैंने अभी तक नहीं सोचा है। मैं वही सोच रहा था कि इस जिन से क्या मांगा जाए। हमें इस जिन से कोई ऐसी चीज मांगनी चाहिए जिससे हमें ज्यादा समय के लिए फायदा हो। तुमने बिल्कुल सही कहा कविता, हमें कुछ ऐसा मांगना चाहिए जिससे हमें किसी भी चीज की कोई कमी ना हो और हमारी गरीबी दूर हो जाए। इसका मतलब आप ढेर सारे पैसों की बात कर रहे हो? वैसे जिन हमारी इस इच्छा को आसानी से पूरा कर सकता है। वैसे हम पैसे तो मांग सकते हैं, लेकिन आपको यकीन है कि पैसे मांगना सही होगा? कहीं ऐसी कोई चीज तो नहीं है ना जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम इस बात पर थोड़ा और विचार करेंगे कि आखिर हमें इस जिन से क्या मांगना चाहिए। एक अनजान आदमी रामकिशन और उसके परिवार की सारी बातें खिड़की के पीछे छुपकर सुन रहा होता है, जिसका नाम किशोर होता है। किशोर धीरे से छुपकर वहां से निकल जाता है और सेठ रघुवीर के पास जाकर पहुंचता है। नमस्ते सेठ जी, जैसे कि आपने कहा था, मैं उस रामकिशन के घर के पास गया था और मैंने उन लोगों की सारी बातें चुपके से सुन ली। तो उनकी बातों से कुछ पता चला कि उनके घर में आखिर चल क्या रहा है? सेठ जी, उनकी बातें मुझे ठीक तरह समझ नहीं आई, क्योंकि अपनी बातों में वो लोग बार बार किसी जिन का जिक्र कर रहे थे और उससे कोई इच्छा मांगने की बातें कर रहे थे। और वो राजू तो ये भी बोल रहा था कि वो लोग जिन से बहुत सारे पैसे भी मांग सकते हैं। क्या कहा? जिन? उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो किसी जिन से कुछ मांगने वाले हैं, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है।
इस दुनिया में जिन जैसा कोई भला कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ कहानियों में ही हो सकता है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। तभी तो रामकिशन की बेटी की तबीयत इतनी जल्दी ठीक हो गई। वो ठीक तो हो गई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सोचो, अगर वो जिन सच में हुआ और मैंने उसे हासिल कर लिया तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। मेरे पास दौलत ही दौलत होगी। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि क्या सच में रामकिशन के पास कोई जिन है। लेकिन हम ये पता कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें उस जिन का चिराग चुराना होगा। रघुवीर जिन के चिराग को रामकिशन से चुराने का फैसला करता है। अगले दिन रामकिशन यही सोच रहा होता है कि जिन से अगली क्या इच्छा मांगी जाए। वो दिन भर यही सोचता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। रामकिशन कुछ सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर कविता, गीता और राजू आते हैं। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको सोना नहीं है? पिताजी, क्या आपको नींद नहीं आ रही है? मैं यही सोच रहा था कि इस जिन से दूसरी कौन सी इच्छा पूरी की जाए। हमें जल्दी से ये करना होगा, और किसी को इस जिन के बारे में अगर पता चल गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो पिताजी, क्या आपने सोचा है कि आप जिन से क्या मांगने वाले हैं? हाँ, मैंने सोच लिया है। तो जल्दी से बता दीजिए पिताजी कि उस जिन से आखिर क्या मांगना है। बहुत सालों पहले की बात है, जब हमारे पूर्वजों ने इसी घर के नीचे खजाने को छुपाया था। मेरे दादाजी और पिताजी ने उस खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें वो मिला ही नहीं। दादाजी ने और पिताजी ने मुझसे ये भी कहा था कि उस खजाने को मैं जरूर हासिल करूंगा। तो मैंने फैसला कर लिया है कि इस जिन से हम उस खजाने को ढूंढने की इच्छा मांगेंगे। क्या कहा? खजाना? आपने तो कभी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। हाँ पिताजी, हमें भी ये नहीं पता था। क्या सच में हमारे घर के नीचे खजाना छुपा हुआ है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। राजू उस जिन चिराग लेकर आता है और उसे घिसता है। तभी वो जिन बाहर आता है। हुकुम मेरे मालिक, मुझे आपने बाहर बुलाया है तो जरूर दूसरी इच्छा पूरी करने के लिए बुलाया होगा। कहिए, आपकी दूसरी इच्छा क्या है? मेरी दूसरी इच्छा यही है कि इस घर के नीचे हमारे पूर्वजों ने जो खजाना छिपाया है, वो खजाना क्या तुम ला सकते हो? बस इतनी सी बात? ये रहा आपका खजाना मालिक। उसके बाद वहां अचानक एक खजाने से भरी संदूक प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। रामकिशन उस संदूक को खोलता है, तब दिखता है कि वो संदूक बेशकीमती खजाने से भरी पड़ी है, जिसे देखकर रामकिशन और उसका पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। इस जिन ने तो सच में कमाल कर दिया। हमारे पूर्वजों का छुपा हुआ खजाना आखिरकार हमें मिल ही गया। जिन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे पूर्वजों के पास इतना ज्यादा खजाना था। मेरे मालिक, आपको खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और कोई इच्छा मालिक? नहीं, फिलहाल तो हम इसी में ही बहुत खुश हैं। उसके बाद वो जिन वापस चिराग में चला जाता है। भगवान की कृपा है कि ये खजाना हमें मिल गया। अब हमें वापस कभी भी गरीबी में जीना नहीं पड़ेगा, और अब किसी भी गरीब को उस रघुवीर से ब्याज पे पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सबकी मदद करेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा कविता। अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। रामकिशन और उसका परिवार काफी खुश होते हैं क्योंकि इतना बड़ा खजाना मिला होता है। लेकिन किशोर खिड़की से ये सब कुछ देख रहा होता है। वो तुरंत रघुवीर के पास जाता है और अपने आंखों से देखा हुआ सब कुछ रघुवीर को बता देता है। क्या कहा तुमने? यानी वो जिन की बात सच है? 100% सच है सेठ जी। वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने मेरी आंखों से उस जिन को देखा है।
उसने अपने जादू से वहां पे खजाना प्रकट किया। यानी मेरा शक सही था। अब मुझे किसी भी कीमत पर वो जिन का चिराग चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम भेष बदल कर उस घर में जाना और उस चिराग को चुरा लेना, समझे? जी सेठ जी, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। अगले दिन शाम को किशोर एक बूढ़े आदमी के वेश में रामकिशन के घर के सामने जाता है। क्या कोई घर में है? इस गरीब को क्या पानी मिल सकता है? तभी रामकिशन वहाँ पर आता है। आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? बेटा, मैं अपने घर ही जा रहा था, लेकिन वो अभी बहुत दूर है और मैंने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है। अगर मुझे कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। आप चिंता मत कीजिए, आप अंदर चलिए, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। रामकिशन दिल का बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो उस बूढ़े आदमी को खाना और पानी देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं चलता हूँ, मुझे इतनी रात के चलकर अपने घर भी तो जाना है। अरे, आपको इतनी रात को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप रात भर यहाँ रुककर सुबह ही चले जाइएगा। ठीक है बेटा, मैं रात भर यहीं रुककर सुबह ही चला जाऊंगा। बूढ़े आदमी के भेष में होने वाला किशोर वहीं रुकता है। रात हो जाती है। रामकिशन और उसका पूरा परिवार सोया होता है। तभी अचानक किशोर उठ जाता है और धीरे धीरे से राजू के कमरे में जाता है और राजू के पास रखने वाला चिराग चुरा लेता है और वहां से रात में ही भाग जाता है। और उसके बाद वो चिराग लेकर सेठ रघुवीर के पास जाता है। ये देखिए सेठ जी, मैंने इस जिन के चिराग को आखिरकार हासिल कर ही लिया। तुम नहीं जानते हो किशोर, तुमने कितना बड़ा काम किया है। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये चिराग मेरे पास आ गया है। किशोर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बदले में मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। लाओ, वो चिराग मुझे दे दो। किशोर वो चिराग लेता है। उस चिराग की चमक सेठ रघुवीर को आकर्षित करती है। रघुवीर उस चिराग को घिसता है और उसके बाद जिन उस चिराग से बाहर निकल आता है। कहो मेरे मालिक, मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं? आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकते हैं। 2 इच्छाएं मैं पहले भी पूरी कर चुका हूं। अब मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन कुछ नहीं। एक इच्छा तो एक ही सही। मुझे इतने सारे हीरे सोना जेवरात दो जिससे मेरा पूरा ये घर भर जाए। जल्दी से दो, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। लेकिन मालिक, मैं आपको आखिरी इच्छा का नियम बताना चाहता हूं। तुम बात को समझ नहीं रहे हो जिन। मुझे नियम मत बताओ, जल्दी से जादू करो और मेरी इच्छा पूरी करो। जिन समझ जाता है कि सेठ रघुनाथ एक बहुत ही स्वार्थी किस्म का आदमी है, इसलिए जिन उसे सबक सिखाने का निश्चय करता है। ठीक है मालिक, मैं अभी आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। उसके बाद जिन अपना जादू करता है, लेकिन जादू करने के बाद जिन अपने असली इंसानी रूप में आ जाता है और सेठ रघुवीर उस चिराग के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर किशोर भी काफी हैरान हो जाता है। ये क्या हो गया? सेठ जी कहाँ चले गए? सेठ जी अपने स्वार्थ के कारण 1 साल के लिए इस चिराग के अंदर कैद हो गए हैं। क्या कहा? अगले 1 साल के लिए सेठ जी कैद रहेंगे? हाँ, तुमने सच सुना। तुम इस चिराग को संभाल कर रखना। मैं जा रहा हूँ अपनी जिंदगी जीने के लिए। उसके बाद किशोर उस चिराग को रामकिशन के पास ले जाने का निर्णय लेता है और वह निकल जाता है। और दूसरी ओर रामकिशन और उसका पूरा परिवार चिराग के गायब होने की वजह से बहुत ही परेशान हो गए होते हैं। पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चिराग कहाँ गायब हो गया। चिराग भी गायब है और वो बूढ़ा आदमी भी गायब है। जरूर वही चिराग लेकर भाग गया होगा, लेकिन वो चिराग अब सिर्फ एक ही इच्छा पूरी कर सकता है।
तभी वहां पर उस चिराग को लेकर किशोर पहुंच जाता है और घटी हुई सारी हकीकत सबको बताता है। इसका मतलब कल रात उस बूढ़े आदमी के भेष में तुम ही थे। लेकिन सेठ जी इस चिराग में कैसे कैद हो गए? वही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। मैं बताता हूं। दरअसल जिन ने मुझे कहा था कि हम अपनी तीसरी इच्छा में कोई भी भौतिक चीज नहीं मांग सकते, बल्कि हमें सबके कल्याण के लिए कुछ मांगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो वो आदमी इस चिराग में अगले 1 साल के लिए कैद हो जाएगा। रघुवीर के साथ जो भी हुआ वो उसके कर्मों का ही फल है, और तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए किशोर कि तुमने ऐसे लालची आदमी का साथ दिया है। मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ। तो क्या वो जिन आजाद हो गया? हाँ, वो जिन इंसानी रूप में आकर और उस चिराग से अपनी जिंदगी जीने के लिए हमेशा के लिए आजाद हो गया। रघुवीर की लालच की वजह से उसे सजा मिल जाती है और किशोर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अपने पूर्वजों का खजाना वापस पाने के बाद रामकिशन और उसका परिवार काफी खुश होते हैं। इतने सालों बाद जिन भी अपनी आजादी से काफी खुश होता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।